हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्बल्स एंड वेलकम टू माय डियर जिंदगी शो। बस 2022 खत्म होने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी है और 2023 1 जैन 2023 शुरू होगा और हर साल की तरह हम सभी, आप, मैं, पूरे भारत के लोग एक चीज जरूर करेंगे और वो है न्यू ईयर रिजोल्यूशन। लेकिन क्या ये न्यू ईयर रिजोल्यूशन कामयाब होता है? मेरी जिंदगी में तो इससे पहले कभी नहीं हुआ। बचपन से लेके बहुत सारे रिजोल्यूशंस मैंने किए, जैसे कि एक्सरसाइज करना, योगा करना, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, बहुत सारी पढ़ाई करना और बहुत सारे रिजोल्यूशंस थे जो कभी पूरे नहीं हुए। लेकिन जब कोरोना का समय जब आया तब मैंने जो रिजोल्यूशन लिया 1.5 साल पहले, मतलब लास्ट दिसंबर से पहले जो मैंने रिजोल्यूशन लिया वो मेरा पूरा हुआ और अभी वो और मॉडिफाई हो रहा है और भी कंटिन्यूअस जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? इतने साल वो कभी रिजोल्यूशन पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये 2 साल पहले लिया हुआ रिजोल्यूशन कंसिस्टेंटली पूरा क्यों हो रहा है, इसके बारे में मुझे आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताना है। और उसके लिए मुझे आपके साथ एक स्टोरी शेयर करनी है जो मेरे बिजनेस कोच ने मुझे बताई। स्टोरी इंडियन क्रिकेट टीम की है। क्रिकेट टीम की है, हम सबके फेवरेट सब्जेक्ट की है। ये स्टोरी बताई थी हर्षा भोगले ने और ये प्राइवेट स्टोरी है, ये कहीं मीडिया में नहीं आई थी। लेकिन हर्षा भोगले मेरे बिजनेस कोच का बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो उसने उसे पर्सनली ये स्टोरी बताई थी। स्टोरी कुछ इस प्रकार है। 2007 का वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप, इंडिया बुरी तरह से हारा था बांग्लादेश से और वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। बहुत बड़ा सदमा लगा था हम सभी को, सभी क्रिकेट प्रेमियों को। लेकिन उस वक्त 2 चीजें बहुत प्रोमिनेंटली हुई। सबसे पहली, जैसे ही इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर चला गया तो इंडियन सारे स्पॉन्सर्स पीछे हट गए। इंडियन जो स्पेक्टेटर्स जो थे वो उन्होंने होटल बुकिंग्स, फ्लाइट बुकिंग सब कुछ कैंसिल कर दिया, टिकट्स कैंसिल कर दिए और वेस्ट इंडीज का जो क्रिकेट बोर्ड है उसका पूरी तरह से दिवाला निकल गया। और आज भी इतने 10-11 सालों के बाद भी उनकी हालत कुछ खास सुधर नहीं पाई। उस वक्त हमारे क्रिकेट बीसीसीआई के अध्यक्ष थे शरद पवार जी, और उनके मन में एक ख्याल आया कि आज ये हालत वेस्ट इंडीज की हुई है, अगर इंडियन टीम ऐसे ही हारती रही तो ये हालत बीसीसीआई की भी हो सकती है। तो इसके लिए कुछ तो करना चाहिए। और इसके लिए और एक और कारण था और वो था कि 2007 के वर्ल्ड कप के लिए जाने से पहले शरद पवार जी ने सचिन तेंदुलकर को एक ईमेल भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि आपके हाथ में वर्ल्ड कप देखना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब सचिन ने उनको रिप्लाई दिया था कि ये टीम से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, अगर ये टीम क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंच गई तब भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों सचिन ने लिखा था? क्योंकि उस वक्त उस टीम में 2 हिस्से थे, 2 भाग थे, एक जूनियर्स एक सीनियर्स। सीनियर्स में हमारे सचिन, सहवाग, गांगुली, द्रविड़, लक्ष्मण ये लोग सब थे, और जूनियर्स में तुम्हारे युवराज सिंह, सुरेश रैना, धोनी, जहीर खान, ये सब लोग थे। ऐसे सारे प्लेयर्स थे। और जूनियर और सीनियर में बहुत बड़े झगड़े भी थे, लेकिन उतना ही नहीं था। जूनियर में आपस में भी झगड़े थे, सीनियर में आपस में भी झगड़े थे। और इन सब चीज़ों के होते हुए सचिन को ये पक्का पता था कि ये टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। हुआ भी वैसे ही। लेकिन उसके बाद शरद पवार जी ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन ली और सबको उनकी मीटिंग में कहा कि कुछ भी हो जाए 2011 का वर्ल्ड कप हमें जीतना ही है। अब बाय हुक और क्रुक कुछ लोग कहेंगे फिक्सिंग करके जीता, तो ना तो फिक्सिंग आपने देखा है ना मैंने देखा है, हमें पता भी नहीं होता है कि नहीं, क्योंकि हमने वो देखा नहीं है तो उस बात को भूल जाते हैं। सबसे पहली बात ये हुई कि ग्रेग चैपल को लात मार के बाहर निकाला गया क्योंकि उसने बहुत सारे कांड किए थे टीम में, और गैरी कर्स्टन को इंडियन क्रिकेट टीम का नया कोच अपॉइंट किया गया। गैरी कर्स्टन की कुछ शर्तें थी कि उसकी सारी डिमांड्स बिन शर्त
और सिर्फ एक ही बार कहने के बाद पूरी हो जानी चाहिए, तभी वो कुछ कर सकता है। डेफिनेटली बीसीसीआई के पास पैसे की तो कमी थी नहीं, तो इसलिए ये शर्त तो मान ली गई। गैरी कर्स्टन ने पहली टीम मीटिंग बुलाई और पूरा अंदाज़ा लिया कि कहाँ क्या चल रहा है, क्यों लैकिंग चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, और फिर उसे विषय की गंभीरता का अंदाज़ा हो गया। उसे ये लगा कि ये टीम तो वर्ल्ड कप तो छोड़ो, एक नॉर्मल देसी मैच भी जीतने के लायक नहीं है, क्योंकि उनके आपस में इतने बड़े प्रॉब्लम्स थे। तो उसका एक फ्रेंड था ऑस्ट्रेलियन, माइक हॉर्न करके, जो एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, और उसे चैलेंजिंग द डेथ कहा जाता है। वो अमेज़ॉन में कयाक से उसने पूरा अमेज़ॉन क्रॉस किया, अंटार्कटिका पे जाके रहता था, जंगलों में भटकता था, और जहाँ जहाँ मौत आ सकती है वहाँ वहाँ जाके उसने चैलेंज किया और उस चैलेंज को जीता है। तो उसने माइक हॉर्न को फ़ोन करके पूछा कि मेरे पास ऐसा एक प्रोजेक्ट है, तो विल यू हेल्प मी। माइक हॉर्न ने कहा डेफिनेटली, व्हाई नॉट। लेकिन माइक हॉर्न ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो मुझे टीम मीटिंग में आज की तुम्हारी पूरी टीम, इंडियन टीम 15-16 लोगों की, प्लस अगर ये पूरी की पूरी टीम मैं रिजेक्ट करता हूं तो उनके बदले में, उनके बजाय कौन सी टीम खेलेगी, वो टीम उस मीटिंग में होनी चाहिए। तो अराउंड 32 या 33 के आसपास प्लेयर्स और सपोर्ट मेंबर्स उस मीटिंग के लिए प्रेजेंट है। हर्षा भोगले भी था, उसी मीटिंग की ये स्टोरी बताई है। जब मीटिंग शुरू हुई तब माइक ने सबको पूछा, पहला क्वेश्चन उसने पूछा कि आप लोग क्रिकेट में क्यों आए, क्रिकेट आपने प्रोफेशन क्यों चुना। तो हर एक ने अलग अलग जवाब दिए कि पैसे कमाने के लिए, किसी ने कहा कि मेरा मतलब पसंदीदा खेल है इसलिए, किसी ने कहा मुझे पढ़ाई पसंद नहीं, मुझे खेल ही पसंद है इसलिए, किसी ने कहा मुझे पब्लिसिटी मिलनी थी या मुझे सेलिब्रिटी बनना था इसलिए मैं आया। अलग अलग जवाब दिए और हर जवाब के बाद माइक हॉर्न कहता गया, थर्ड क्लास आंसर, बैड आंसर। बाद में प्लेयर ने बोलना ही बंद कर दिया, साला इसे कुछ भी बोलो ये बैड आंसर, फालतू ही बोल रहा है, अच्छा होगा हम चुप बैठते। एक हाथ ऊपर आया, उसने पूछा मुझे बोलना है, तो माइक ने कहा यस यू कैन गो अहेड। उस व्यक्ति ने, उस प्लेयर ने कहा कि मैं 10-11 साल का था, 9-10 साल का था, तभी एक टीवी पर एक मैच देख रहा था और अचानक वो मतलब लास्ट विकेट गई और इंडिया बॉलिंग कर रही थी और अचानक घर के सारे लोग चिल्लाने लगे। मैंने बाहर जाके देखा, बाहर बहुत बुरी तरह से क्रैकर्स बज रहे थे, पटाखे बज रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, भारत का झंडा तिरंगा लेके यहाँ वहाँ भाग रहे थे, लोग खुशी से रो रहे थे। तब उसने अपने चाचा से पूछा तो उन्होंने कहा कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है क्रिकेट का, ईयर था 1983। और तभी उस प्लेयर ने ये पूरा माहौल देख के डिसाइड किया कि अगर इंडिया के 100 करोड़ लोग ये चीज़ चाहते हैं, ये अगर उनका प्यार है, ये अगर वो अपनी देश के शान के लिए करना चाहते हैं, तो यही खुशी एक दिन मैं अपने इंडियंस को दूंगा, मैं अपने देश के लोगों को दूंगा, और एक दिन यही वर्ल्ड कप मैं खुद इस देश में लेकर आऊंगा, देश के लिए जीतूंगा। ऑफ कोर्स वो प्लेयर था सचिन तेंदुलकर। माइक हॉर्न तभी उसने कहा परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, दिस कैन बी द रीजन फॉर विच समवन शुड प्ले क्रिकेट। उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा, दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा कि आप, मुझे यहाँ बुलाया गया है 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के लिए, लेकिन आपको वर्ल्ड कप क्यों जीतना है। फिर से वही सब आंसर शुरू हो गए कि किसने, अब सचिन का आंसर तो सबके सामने था, तो किसी ने कहा देश के लिए, किसी ने कहा इसके लिए, उसके लिए, सब आंसर्स वैसे ही घूमते रहे। हर बार माइक ने कहा थर्ड क्लास आंसर, यू कैनॉट विन, दिस रीजन कैनॉट विन। तब देख दूसरे प्लेयर का हाथ ऊपर आया और उसने कहा कि मुझे ये वर्ल्ड कप उस व्यक्ति के लिए जीतना है जिसका ये 21 साल का सपना है। 21 साल अपनी फैमिली, अपनी खुद की परवाह किए बिना 100 करोड़ देशवासियों का सपना और उनकी आशा आकांक्षाएं लेकर वो ग्राउंड में उतरता है, उन्हें पूरा करता है।
मुझे ये वर्ल्ड कप उस व्यक्ति के लिए जीतना है कि जिसकी जुबान छोड़कर बॉडी पे हर जगह पे सर्जरी हुई है। मुझे उस व्यक्ति के लिए जीतना है जब वो खेलने को उतरता है तब टीवी ऑन होते हैं और जब वो आउट होता है तब टीवी ऑफ होता है। मुझे उस व्यक्ति के लिए, उसका लास्ट वर्ल्ड कप है, उसका सपना पूरा करने के लिए मुझे ये वर्ल्ड कप जीतना है। ये वर्ल्ड कप मुझे जीतना है सचिन तेंदुलकर के लिए। प्लेयर था MS धोनी। ये जवाब सुनते ही माइक ऑन ने कहा, यस नाउ यू कैन विन द वर्ल्ड कप, क्योंकि अब स्वार्थ छोड़कर तुम्हारे पास एक मिशन है। और हर्षा भोगले ने कहा कि उसके बाद सबसे पहले शुरुआत की युवराज सिंह ने। युवराज सिंह सचिन के पास गया, उसके पैरों पे सर रख के, लिटरली सर रख के उसने रोना शुरू किया और उसने कहा, पाजी हमें माफ कर दीजिए, हमने कभी अपने से बढ़कर कुछ सोचा ही नहीं, दूसरों के लिए हमने कभी सोचा ही ना हमने अपने टीम प्लेयर्स के लिए सोचा, ना अपने फ्रेंड्स के लिए सोचा, ना देश के लिए सोचा, हमें माफ कर दीजिए। गांगुली ने सचिन के पास आके कंधे पे सर रख के रोने लगा। हर प्लेयर उस दिन, उस मीटिंग में वहां का हर प्लेयर रोया। और तब उन सब प्लेयर ने निश्चय किया कि सिर्फ 2011 का वर्ल्ड कप नहीं, उससे पहले आने वाली हर टूर्नामेंट हम जीतेंगे। और 2000 का वर्ल्ड कप भी सिर्फ हम एक मैच हारे थे और उस वर्ल्ड कप को हमने जीता था। जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब सब प्लेयर ने अपना अपना रिव्यू जब दिया ग्राउंड पे, तब हर एक के कहने में ये बात थी कि हमने सचिन का 21 साल का सपना पूरा किया। यानी कि हर्षा भोगले ने जो स्टोरी बताई थी वो सच थी। ऐसा क्यों हुआ कि जो टीम 4 साल पहले वर्ल्ड कप से बुरी तरह से हार कर बाहर गई थी, ऐसी टीम जिसमें एक दूसरे के प्लेयर्स के मन में दिग्दुजा भाव था, कोई स्वार्थ के बिना कोई कुछ सोच ही नहीं सकता था, वो टीम ने एकजुट होकर क्यों वर्ल्ड कप जीता? क्योंकि अब उनके पास एक मिशन था और यही मिशन होता है जो हमेशा पूरा होता है। आज तक मैं सिर्फ मेरी बात कर रहा हूं कि आज तक किसी भी साल मेरे पास कोई मिशन नहीं था। मैं सिर्फ बोलता था कि मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे योगा करना है, मुझे वॉक के लिए जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन वो मिशन नहीं था, वो सिर्फ मेरा स्वार्थ था। और फिर अगर जो चीज़ मैं सिर्फ मेरे लिए कर रहा हूं, तो अगर मैंने वो मेरे लिए ही छोड़ दी तो किसी का क्या जाता है। लेकिन 2 साल पहले जब मैंने मिशन लिया, तब मैंने देखा, कोरोना के टाइम में मैंने देखा कि मिडिल क्लास जो लोग हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, बिजनेसेस बंद हो गए, सैलरीज 50% पे आ गई, लोगों की सेविंग्स बहुत तेजी से ज़ीरो हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम मिडिल क्लास लोगों को जानबूझकर वेल्थ जनरेशन के टूल से बाहर रखा जाता है। शेयर मार्केट में जब भी कोई मिडिल क्लास आदमी आने का ट्राई करता है, फॉरेक्स में, शेयर्स में, तब उसे कहा जाता है कि तुम यहाँ डूबोगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। और जानबूझ के हमें इससे अलग रखा जाता है कि हम कभी अपनी इस हालत से ऊपर उठ ही ना पाए। और उस दिन मैंने डिसाइड किया था, मैंने सोचा था उस दिन कि क्रिप्टो करेंसी का ये डिसेंट्रलाइज क्षेत्र जो है, जो एक नया क्षेत्र है, वो मैं हर मिडिल क्लास व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा। भले उसके लिए मुझे कितने भी साल लगे। 2 साल में मैं काफ़ी इसमें कामयाब हुआ हूं, लेकिन अभी तक ये मिशन पूरा नहीं हुआ। तो अब जब मैं सुबह 5 बजे अलार्म लगाता हूं, 5 बजे का, तब मैं मेरे मिशन के लिए उठ रहा हूं। अगर मुझे एक्सरसाइज करना है तो मुझे मेरे मिशन के लिए एक्सरसाइज करना है, क्योंकि मेरा फिटनेस ठीक रहे। मैं मेडिटेशन करता हूं तो मेरे मिशन के लिए करता हूं, ताकि मेरा मानसिक संतुलन और मेरी एनर्जी उस मिशन के लिए टिकी रहे। मैं चाहता हूं 2023 में आप रिजोल्यूशन मत कीजिए, आप एक मिशन लीजिए और उस मिशन को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। अब हर एक को यह मिशन कैसे मिलेगा? उसके लिए वाई टेक्निक यूज किया जाता है।
जो भी काम आप करते हो उसे आप क्यों 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 क्वेश्चन पूछिए। आखिरी जवाब जो होगा वो आपका मिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये मेरी सिस्टर को बताया था, वो डॉक्टर है और उसका हॉस्पिटल भी है। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारा मिशन क्या है, तुम डॉक्टर क्यों बनी, हॉस्पिटल क्यों चला रही हो। तो पहले उसने बोला कि पैसे कमाने के लिए। मैंने बोला क्यों, पैसे क्यों कमाने हैं। तो उसने कहा कि एक अच्छी लाइफस्टाइल जीतने के लिए या अच्छी लाइफस्टाइल पाने के लिए। मैंने बोला क्यों फिर, क्योंकि मुझे सेलिब्रिटी बनना है, क्योंकि मुझे फेमस होना है, मुझे एक ब्रांड बनाना है। मैंने कहा ब्रांड क्यों बनाना है और कैसे बनाना है, क्यों। तो फिर उसने कहा कि मुझे उन लोगों तक मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचानी है जहां दूसरा कोई नहीं जाता, दूसरा डॉक्टर वो ऑप्शन सिलेक्ट ही नहीं करता। अब उसे उसका मिशन मिल गया। इसी प्रकार से आप जो भी काम कर रहे हो, आपका जो भी काम है उसको वाई पूछिए, आपको आपका मिशन मिल जाएगा। अब बात आती है इस मिशन को पूरा करने के लिए आपके साथियों की। याद रखिए, गांधी जी ने जब साबरमती आश्रम छोड़ा, दांडी यात्रा के लिए जब निकले, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अगले राइट टर्न पे रुकूंगा, पीछे देखूंगा, अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में लोग होंगे, संख्या में लोग होंगे तो ही मैं दांडी यात्रा पे निकलूंगा, नहीं तो आश्रम जाके सो जाऊंगा। उन्होंने कहा आपके साथ भी या आपके बिना भी मैं तो मेरा काम करते रहूंगा, आपको भी वही करना है। कोई आपका साथ दे या ना दे, आपका मिशन आपको अकेले पूरा करना है। 2023 के लिए मुझे तो मेरा मिशन मिल गया, मेरे पास मेरा मिशन है। क्या आपके पास आपका मिशन है? अगर नहीं है तो ये 2 दिन उस मिशन को फाइंड आउट कीजिए और 2023 में सिर्फ आपका मिशन ही नहीं, उसके साथ आपके सारे ड्रीम्स पूरे कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिशन। फिर मिलते हैं अगले साल 2023 में। गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम and have a great mission.